जो अभी तक पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो, कोई बात समझ में ना आई हो? सर मैंने मैसेज किया, काइंडली देख लें। जी ओके है जी बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टॉर्मीफिन की। टॉर्मीफिन जो है इट हैज एक्शंस लाइक दैट ऑफ द टैमोक्सिफिन, और ये हमारे पास एज ए एंटागोनिस्ट एक्ट करेगा, और जो हमारे पास एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। इट्स मीन कि एस्ट्रोजन जो है दैट कुड नॉट बाइंड विद दैट ऑफ द रेलिवेंट रिसेप्टर, और टॉर्मीफिन जो है उसको ब्लॉक कर देगा। अब इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, इट्स मीन इट कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट भी हो सकती है, और ओवेरियन कैंसर में टॉर्मीफिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो रिस्क ऑफ एंडोमेटेरियल हाइपोप्लेजिया और कैंसर जो है वो हमारे पास लैकिंग है, और ड्यू टू टॉर्मीफिन। और टॉर्मीफिन जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है ओनली टू द पोस्ट मेनोपोजियल वुमेन विद मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, उसमें इसकी रिस्ट्रिक्शन है। अदर कैंसर्स में इसकी यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोमिफेन की। क्लोमिफेन जो है इट हैज एगोनिस्टिक इफेक्ट, और ये एक्ट करती है एज ए एगोनिस्ट एक्ट करती है, और ये हमारे पास एस्ट्रोजेनिक लाइक प्रॉपर्टीज हैं, और ये हमारे पास क्या करेगी, एस्ट्रोजेनिक लाइक एक्टिविटी शो करेगी और ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इनहांस करेगी। और ये हमारे पास बेसिकली यूज हो रही है फॉर रिलीजिंग द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो गोनाडोट्रोपिन की रिलीजिंग है उसको इंक्रीज करती है, जबकि इसका अगर कोई हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, कोई डिसफंक्शन आ रही है या ओवेरियन कोई डिसफंक्शन आ रही है, उसको ये ट्रीट नहीं करती, लेकिन सिर्फ किसको ट्रीट करती है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो तो उसकी रिलीज को एनहांस कराती है, अगर उसकी रिलीज कम हो रही हो। एक्ट करती है एज ए पार्शियल एस्ट्रोजन एगोनिस्ट, और इंटरफियर करती है विद द नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन ऑन हाइपोथैलेमस। क्लोमिफेन इंक्रीज करती है सिक्रीशन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, और जिसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है दैट विल बिकम एक्टिवेटेड। ये हमारे पास एंटी एस्ट्रोजन जो ड्रग हैं टैमोक्सिफिन और टॉर्मीफिन, उनका एक मैकेनिज्म है। उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ड्रग है जाके बाइंड करती है विद दैट ऑफ द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जीन एक्टिवेशन काज नहीं होती, क्योंकि इसने जीन एक्टिवेशन को रोकना है, एक्टिवेट नहीं करना। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जब एस्ट्रोजन जाके बाइंड करती है सेल के साथ, तो वो क्या करती है, वो अल्टर्ड प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन फॉर्मेशन जो हो रही होती है उसको अल्टर्ड करती है, और जीन की एक्टिवेशन करवाती है, जीन एक्सप्रेशन को चेंज करती है। जबकि जो हमारे पास ये ड्रग्स हैं ये रोल प्ले करती है एज ए हमारे पास एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट शो करती हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जीन की एक्टिवेशन काज नहीं होती और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं। क्लोमिफेन का यूजेस की बात करते हैं। ये यूटिलाइज हो रही है इनफर्टिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद एनओव्यूलेटरी साइकिल्स। ठीक है, जिसमें ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं हो रहा था, डिसफंक्शनल ओव्यूलेशन हो रही होती है। उन साइकिल्स को रेगुलाइज करने के लिए क्लोमिफेन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट इफेक्टिव इन वुमेन विद ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन ड्यू टू पिट्यूटरी और ओवेरियन फेलियर। ठीक है, ये ऐसी वुमेन में इफेक्टिव नहीं है जिनमें ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो और ड्यू टू पिट्यूटरी और ओवेरियन फेलियर। जी, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो? यूज रिपीट करते हैं दोबारा से।
यूजेस में मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं इनफर्टिलिटी अगर फीमेल में हो रही है ड्यू टू एन ओव्यूलेटरी साइकिल, यानी ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है अगर वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहा, उसमें डिसफंक्शन प्रोड्यूस हो रही है, प्रॉपरली ओव्यूलेशन ऑन टाइम नहीं हो रही, तो तब इसको क्लोमिफेन को यूटिलाइज करते हैं। और सेकेंडली इसको जो है इफेक्टिव नहीं है उन वुमेन में जिसमें ओव्यूलेशन डिसफंक्शन है ड्यू टू पिट्यूटरी और ओवेरियन फेलियर, यानी अगर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से ओव्यूल रिलीज नहीं हो रहा, या पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो रहे प्रॉपरली, तो उसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ उनमें यूटिलाइज होगा जिनमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। जी जी, एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? नो सर। क्लोमिफेन की हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, हेडेक हो सकता है, नोजिया है, वेजोमोटर फ्लशेस हो सकते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस काज हो सकती है और ओवेरियन एनलार्जमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेस्टिन की। प्रोजेस्टिन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे पास एक नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन और ये प्रोड्यूस हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो उसकी रिलीज होती है। और ये नॉर्मली हमारे पास इसकी सिक्रीशन होती है बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द ओवरी, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और मेल्स में सिक्रीट होता है बाय द टेस्टिस। It is also synthesized by the adrenal cortex in both males and females. Progesterone, normally it is involved in the development of endometrium, or it can maintain the process of implantation of newly formed embryo. जो newly formed embryo होगा उसकी implantation में progesterone जो है that will be helpful. If conception or fertilization occurs, now progesterone will act continuously and it will maintain the process of pregnancy. ठीक है, जो implantation का process है उसको maintain रखेगा और इसकी जो secretion है that would be better for the maintenance of pregnancy. Maintaining endometrium for favorable conditions for continuation of pregnancy और reduce करता है uterine contraction. Effects क्या होंगे प्रोजेस्टेरॉन के? ये इंक्रीज करता है हेपेटिक ग्लाइकोजन को और इंसुलिन मेडिएटेड प्रोसेस है, और जो फॉर्मेशन है ग्लाइकोजन को उसको इंक्रीज करेगा, और एक डिक्रीज होगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में, डिक्रीज होगी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में किडनी में due to competition with aldosterone at the mineralocorticoid receptors. ठीक है, इस मीन का हमारे पास क्या होगा इसमें कि हमारे पास जो सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ड्यू टू द एडीएच वो डिक्रीज हो गई। एल्डोस्टेरोन की वजह से जो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाएगी बाय द यूज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और बाय रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है और उसके अलावा अमाइनो एसिड्स जो है प्लाज्मा में उनको भी डिक्रीज कर रहा है उनको, और उसके अलावा हमारे पास एक्सक्रीशन करता है यूरिनी नाइट्रोजन। इट्स मीन जब हमारे पास प्लाज्मा अमाइनो एसिड कम हो रहे हैं, इट्स मीन कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रही हैं और नाइट्रोजन की फॉर्म में वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है। रैपिड मेटाबॉलिज्म है जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी लो होगी। क्या मतलब होगा इसका कि मेटाबॉलिज्म रैपिड है और बायो अवेलेबिलिटी लो है। जी, किसी का माइंड काम कर रहा है इस मामले में, क्या होगा ये? जी, कुछ समझ आ रही है कि मेटाबॉलिज्म रैपिड है और बायो अवेलेबिलिटी लो है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी।
बायोअवेलेबिलिटी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी नहीं जा रहा इतना और लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है ज्यादा। मीन का हमारे पास इसकी ब्लड सर्कुलेशन में अमाउंट जो है वो कम है, अनचेंज फॉर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग दैट इज ब्लड सर्कुलेशन, उसको हम बायोअवेलेबिलिटी का नाम देते हैं। और इसका जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो रैपिड है, इट्स मीन इसकी जो अमाउंट है दैट विल बी वेरी लेस इन द ब्लड सर्कुलेशन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूज किया जाता है कंट्रासेप्शन में, और ये मोर स्टेबल है फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म के। प्रोजेस्टेरोन की डिफरेंट जो है ड्रग अवेलेबल हैं जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस की जाती है, उनका नाम है नॉर्थेंड्रोन एसीटेट, नॉरगेस्टेरल, लीवोनोगेस्टेरल, डेसोगेस्टेरल और नॉरगेस्टिनेट। ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास, ये हम सिंथेटिक उनको प्रिपेयर करते हैं और इनको हम यूटिलाइज करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी है। एक और हमारे पास मौजूद है इंजेक्टेबल की फॉर्म में, ड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिड। इट इज इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, और उसके अलावा ओरल फॉर्म अवेलेबल है। क्लिनिकल यूजेस क्या है फॉर द कंट्रोल ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग, और डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन या हमारे पास अगर हम ओरली लेते हैं तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है दैट इज शॉर्ट। क्या मतलब होगा इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ शॉर्ट? जी बच्चों, ये बहुत जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी में। सर ये जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, और इसका जो ड्यूरेशन होगा फॉर प्रेजेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन दैट विल बी शॉर्ट। ठीक है, हाफ लाइफ कम होने का मतलब क्या है कि अगर कोई ड्रग जो है कोई ड्रग ऐसी होती है जो 2 आवर्स में बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, और कुछ होती है 1 आवर में हो रही है, कुछ हाफ आवर में हो रही है, तो एवरी ड्रग हैव अ डिफरेंट हाफ लाइफ। completely absorbed metabolized होता है by liver by the cytochrome P450 enzyme system, और ग्लूकोरोनाइडेटेड मेटाबोलाइट बनते हैं इसके, यानी इसमें क्या होगा एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड होगा इन द फेज 2 मेटाबॉलिज्म, और जो हमारे पास मेटाबोलाइट बनेंगे उनका नाम होगा प्रेग्नेनिडाइल ग्लूकोरोनाइड, और ये हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगा बाय द किडनी। जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है वो लेस रैपिडली मेटाबोलाइज होते हैं, इट्स मीन कि उनकी जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेचुरली जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है उसकी बजाय इसकी जो कैसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म है वो लेस रैपिड है, स्लो है। एडवर्स फैक्टर्स होते हैं, हेडेक है, डिप्रेशन है, चेंजिंग इन लिबिडो है, और वेट गेन काज हो सकता है। ये बच्चे ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके जी, आगे हम चलते हैं एंटी प्रोजेस्टेरोन। ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोजेस्टेरोन जो रिसेप्टर हैं उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करें, यानी एज ए एंटागोनिस्ट एक्ट कर। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन से एंटी प्रोजेस्टेरोन का मतलब क्या होगा कि उनके इफेक्ट को कैंसिल कर दें प्रोजेस्टेरोन को, तो उन्हें एंटी प्रोजेस्टेरोन का नाम देते हैं। इसमें हमारे जो ड्रग अवेलेबल है दैट इज द मिफेप्रिस्टोन, और प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है इट इज प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, और पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी है। ये पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ फार्मा 1 में भी। व्हाट इज पार्शियल एगोनिस्ट? सर इसकी एक्टिवेशन मतलब ये किसी भी चीज की एक्टिवेशन 50% तक करता है। थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सोफिया। पार्शियल एगोनिस्ट मीन कि हमारे पास जिस रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाना है उसको 50% तक एक्सेलरेट करेगा, कंप्लीटली एक्सेलरेट नहीं करता। बेसिकली वो रिसेप्टर के साथ बाइंड भी करता है, उसको एक्टिवेट भी करता है, लेकिन उसकी एक्टिवेशन इतनी होती है कि वो रिसेप्टर अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं कर सकता। ठीक है, टू सम एक्सटेंट रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करता है, लेकिन
जो रिसेप्टर है वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एगोनिस्टिक इफेक्ट शो नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे पास जो ड्रग है इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं फीमेल्स इन अर्ली प्रेगनेंसी। जो अगर हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो डेट कैन रिजल्ट इन डेथ ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद द प्रोजेस्टेरोन। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके? यूट्राइन ब्लीडिंग है, और उसके अलावा अगर इसको मीजोप्रोस्टल के साथ एडमिनिस्टर करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास गेस्टेशन का जो प्रोसेस है दैट कैन बी टर्मिनेटेड। कंट्रासेप्टिव्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि डिक्रीज करती हैं फर्टिलिटी को, और इसमें हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ये कंट्रासेप्शन का रोल प्ले करती हैं। एक तो हम ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सेकेंडली गैमेटोजेनेसिस को हम जो है वो इंपेयर कर देते हैं, यानी जो गमीट बनने की जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन है गमीट की, उनको इंपेयर कर देते हैं। थर्डली क्या करते हैं? गमीट की मैच्योरेशन को नहीं होने देते। ठीक है, और लास्टली हमारे पास जो है क्या होगा? हम गेस्टेशन को इंटरफियर कर देंगे, और हमारे पास जो इंटरफेरेंस विद ओव्यूलेशन जो है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इसमें क्या होगा? ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा वो हमारे पास बेटर होंगी एज कंपेयर टू द those drugs which used only which have only one estrogen or progesterone। उनकी बजाय हमारे पास जो कॉम्बिनेशन में होगी वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी और उनके साइड इफेक्ट भी कम होंगे। ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन में नहीं यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली जो इसका ड्रग रिजीम चल रहा है दैट इज अबाउट 21 डेज। उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की जो डोज है वो एडमिनिस्टर की जाती है फॉर आवर 21 डेज। उसके अलावा हमारे पास स्किन पैचेस भी अवेलेबल हैं जो कि यूज की जाते हैं, जैसे हम यूज करते हैं सनी प्लस यूज करते हैं, या हम बेलाडोना प्लास्टर यूज करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ द पेन, तो एज एनाल्जेसिक उसे यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस मौजूद है कंट्रासेप्टिव के, और इनको स्किन के ऊपर अटैच कर देते हैं और स्लोली ड्रग जो है दैट विल बिकम रिलीज फ्रॉम दिस ट्रांसडर्मल पैचेस। और इन जो ट्रांसडर्मल पैचेस में हमारे पास क्या होगा? एथिनॉल एस्ट्राडायोल दैट इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन, और ये आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस करते हैं इसको एथिनॉल एस्ट्राडायोल को। और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन में हमारे पास नॉर्गेस्ट्रोनिन जो है हमारे पास एक प्रोजेस्टेरोन है जिसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, हमारे पास जो एक कंट्रासेप्टिव पैच है उसको हम यूज करते हैं फॉर 3 वीक्स, और उसको अटैच करते हैं एब्डोमेन के साथ, या उसको अपर एरियाज में अटैच कर देते हैं, और बिलो द नेक एंड अपर साइड ऑफ वेस्ट भी इसको अटैच कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, और बटक के ऊपर भी इसको अटैच कर सकते हैं, और इट कैन रिजल्ट कंट्रासेप्शन। और 3 वीक्स तक ये कंटिन्यूस ड्रग जो है वो रिलीज होती रहती है और अपना रोल प्ले करती है। वीक 4 जो है दैट इज पैच फ्री। वीक 4 में पैच को रिमूव कर लेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास विथड्रॉल ब्लीडिंग काज हो सकती है। अगर इंक्रीज एक्सपोजर है एस्ट्रोजन का तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी काज हो सकती है। विजाइनल रिंग्स भी यूज की जाती हैं, दीज कंटेन एथिनॉल एस्ट्राडायोल एंड कीटोनोगेस्टर। प्रोजेस्टेरोन पिल्स भी यूज की जाती हैं। अगर सिर्फ इन्हीं को यूज करें, कॉम्बिनेशन में यूज ना करें, तो उसमें हमारे पास जो अवेलेबल है वो नॉर्थ एंड ड्रोन है, और इसको कंटिन्यूस शेड्यूल में एडमिनिस्टर करते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं इस तरह की प्रोजेस्टेरोन अगर अलोन यूज करते हैं तो ये लेस इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन। और ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है काज कर सकते हैं अगर हम इसको अलोन दें, और कॉम्बिनेशन में ये जो है एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू द अगर हम इनको सिंगली यूटिलाइज करें।
प्रोजेस्टिन इम्प्लांट्स भी यूज किए जाते हैं। प्रोजेस्टिन इम्प्लांट्स क्या चीज है? ये बेसिकली हम स्किन में क्या करते हैं, उसे डेफिनेटली सर्जिकली उसे हम इसको इंटरवीन करते हैं कि हम उसको कट लगा के और इनर साइड ऑफ स्किन इसको जो है इसको प्लेस कर देते हैं और जो ड्रग है दैट विल बी रिलीज स्लोली। ठीक है। A subdermal implant containing etonogestel offer long-term contraception, or 4 centimeter capsule is placed subcutaneously in the upper arm, और ये about 3 years तक इसकी जो contraception का प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? irregular menstrual bleeding हो सकती है और हेडेक भी काज हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है दैट इज आल्सो यूटिलाइज्ड, और ये हमारे पास फॉर अप टू 5 years ये कंट्रासेप्शन का प्रोसेस जो है इसको कंटिन्यू रख सकता है। पोस्ट क्वार्टर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जो है हमारे पास रिड्यूस करते हैं प्रेगनेंसी को फॉर अबाउट 0.23%, और इसमें जो लेवोनोगेस्ट्रल है दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन दैट इज यूज्ड इन द 0.75 milligram, and estrogen is used about 100 microgram as the ethinyl estradiol, और इसको हम यूज करते हैं। सेकेंड डोज जो है दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर 12 hours। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 weeks तो ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? ब्रेस्ट फुलनेस हो सकती है, डिप्रेशन है, फ्लूइड रिटेंशन है, हेडेक है, नॉजिया और वोमिटिंग काज हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिसिटी हो सकती है, और मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो एबनॉर्मल हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, और हमारे पास जो सीरम लिपिड प्रोफाइल है दैट विल बिकम आल्सो डिस्टर्ब, और ये सीरम लिपिड्स का लेवल जो है दैट कुड बी इंक्रीज्ड। जी बच्चों ओके जी यहां तक? यस सर ठीक है। नेक्स्ट हम बात जी नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोजेंस की। एंड्रोजेंस जो हमारे पास नॉर्मली रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंड्रोजेंस की हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है बात हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस से हमारे पास रिलीज होते हैं ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट कैन एक्ट ऑन द ओवरीज एंड टेस्टिस, एंड दे विल रोल प्ले इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड्रोजन की हम बात करते हैं। एंड्रोजन जो है हमारे पास बेसिकली मेल हार्मोन्स हैं दैट इज नेम्ड एज द टेस्टोस्टेरोन, और ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये मसल मैस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये जो प्रोसेस है उसका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज का उसको इंक्रीज करता है। Androgens are a group of steroids that have anabolic or masculinizing effect in both males and females. इसको सिंथेसाइज किया करती है बॉडी में इन द लेडिक सेल, इन द टेस्टिस, और उसके अलावा स्मॉलर अमाउंट्स जो हैं दोज आर प्रोड्यूस इन ओवरी ऑफ द फीमेल एंड आल्सो इन द एड्रिनल ग्लैंड। टेस्टोस्टेरोन जो है स्टेरॉयड हार्मोन है, और इसमें ये है हमारे पास ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फेशियल हेयर्स एंड इंक्रीज मसल मास। इसकी एक और फॉर्म है जो मेटाबोलाइट है दैट इज द डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा एक और इसका मेटाबोलाइट बनता है। एंड्रोजन जो है नॉर्मली जब ये लिवर में सर्कुलेट करते हैं, जब इनका फर्स्ट पास होता है, और उसके दौरान क्या होता है हमारे पास इनके जो डिफरेंट मेटाबोलाइट बनते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, उसमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है और एंड्रोटेंडिडाइन है। डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन है दैट इज आल्सो प्रोड्यूस इन स्मॉलर अमाउंट्स। ये तीनों जो है हमारे पास मेटाबोलाइट्स हैं टेस्टोस्टेरोन के।
टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मली इनकी फॉर्मेशन हो रही है लेटिक सेल्स में और अंडर द कंट्रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो प्रोड्यूस करे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन और एक्टिव मेटाबोलाइट DHT क्या करता है? इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक ट्रोफिक हार्मोन थ्रू नेगेटिव फीडबैक लूप और रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। These are required for normal maturation of in the male sperm production, increase senses of muscle protein and hemoglobin और decrease bone resorption, यानी बोन मास को भी ये इंक्रीज करते हैं। हमारे पास नॉर्मली तो जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टोस्टेरोन्स, दोज आर इनफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी और डिफरेंट पर्पसेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन समटाइम जो हमारे पास डिफरेंट जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो इनको यूज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल, इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट इज नॉट गुड। वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं और वो बेसिकली एक नेगेटिव थिंकिंग के तौर पर यूटिलाइज होते हैं कि वो मसल मैस को इंक्रीज करें, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट ही प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है हमारे पास कि वो सेल जिसकी प्रोलिफरेशन होनी है आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर, उसकी जो सेल डिवीजन वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर और लिवर कैंसर हो काज हो सकता है। उसके अलावा डिप्रेशन हो सकता है, शिजोफ्रेनिया काज हो सकता है और नेगेटिव थिंकिंग डेवलपमेंट हो सकती है अगर इसका इनोवेशनल यूज किया जाए, इम्प्रॉपर यूज किया जाए, इसकी ज्यादा क्वांटिटी जो अगर एडमिनिस्टर की जाए तो नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। और उसके अलावा डेथ भी काज हो सकती है अगर इसको हम यूटिलाइज करते रहे। ठीक है जी। ये बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है डेरिवेटिव है टेस्टोस्टेरोन का, और जो एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि अपनी बॉडी एक्टिविटी को मसल मास को बढ़ाना चाहते हैं वो इनको नॉर्मली यूज करते हैं और इलीगल और एक्सट्रीमली हार्मफुल जो इनका इफेक्ट प्रोड्यूस। एक मिनट बच्चे जरा। जी बच्चे, हम बात कर रहे थे अबाउट इलीगल और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। साइड इफेक्ट क्या होता है? श्रिंकिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिड्यूस स्पर्म काउंट है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर काज हो सकता है, जॉइंटिस है, लिवर ट्यूमर काज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और एग्रेशन है, एक्नी है, इरिटेबिलिटी काज हो सकती है, पैरानोया दैट इज द एबनॉर्मल थिंकिंग और डिल्यूजन्स काज हो सकते हैं कि वो पेशेंट जो है वो फील करता है कि वो एबनॉर्मल थिंकिंग डेवलप हो जाती है जो कि फिजिकली हमारे पास चीजें प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। If prostate cancer is present, an increase of growth in cancer tumors will occur. ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म काज कर सकती है अगर इसका एक्सेसिव यूज किया जाता है और एक्सेसिव आरबीसी प्रोडक्शन हो जाते हैं, स्लीप एपनिया काज हो सकता है और स्लीप एपनिया मींस कि हमारे पास ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है सडनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लीप। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसे पेशेंट जिनमें डेफिशिएंसी होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की,
उसे हम नाम देते हैं हाइपोगोनाडिज्म का, और उसमें क्या करते हैं हम टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंजेक्ट करते हैं, और अगर हम हमारे पास इनकी डोज जो है जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी प्रेस्क्राइब की जाती है उतनी ही यूज की जाए तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। रिप्लेसमेंट मीन कि ऐसे पेशेंट जिनमें हार्मोन की डेफिशिएंसी है प्रोडक्शन की, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी अमाउंट को जो सिंथेटिकली हम प्रोड्यूस करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ओके जी, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में, कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। जी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। यस सर। वो समझा दें पहले। जी बोले, क्या कह रहे हैं आप लोग? सर मैंने मैसेज किया है, वो काइंडली चेक कर ले, मुझे वो 3 स्लाइड समझा दें। मैं देखता हूँ। लेक्चर 5 की स्लाइड नहीं हुई थी? सर हुई है मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी लास्ट 3 स्लाइड, काइंडली वो समझा दें। अच्छा जी बच्चे, किसी और को कंफ्यूजन है लेक्चर 5 में? सर उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी मिसिंग है, अपलोड नहीं हुई। चलें चेक कर लेते हैं। बाकी तो आपके सारे ओके हैं मेरा ख्याल है, कोई भी मिसिंग नहीं है, आई थिंक सो। पार्ट ए इसका अपलोडेड है, पार्ट बी मेरा ख्याल है वो मिसिंग होगा। जी लास्ट कौन सी स्लाइड है बताइए मुझे? 23 से सर 3 पार्ट है, उसमें से लास्ट 3 स्लाइड्स हैं बस। लास्ट 3 स्लाइड चलेंगे। अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मली ट्रीट ना हो रहा हो ड्रग से, रेडिएशन से, तो हम क्या करते हैं थायराइड ग्लैंड का या तो कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं या उसके कुछ पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। हमारे पास एक टर्मिनल यूज होती है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टॉर्म ब्लॉकर, जो कि जिनमें सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी लेस होती है, जैसे कि प्रोपेनोलोल, वो हमारे पास शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैंने शेयर की आई थिंक सो। जी अब है विजिबल है? यस सर। अगर हमारे पास प्रॉपरली अगर हम उसे ड्रग को ट्रीट कर रहे हैं, ड्रग ट्रीटमेंट और रेडिएशन दे रहे हैं, फिर भी थायराइड ग्लैंड जो है उसकी जो क्या उसे कहते हैं जो उसका साइज जो है वो कम नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं, या तो उसके किसी पार्ट को रिमूव कर देंगे या सारे थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। अब थायराइड स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव रिलीज ऑफ थायराइड ग्लैंड जब होता है तो उसमें एक हम क्या करते हैं कि हम एक तो यूज करते हैं ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कम कर देती हैं, जैसे कि प्रोपाइल थायोयूरासिल, उसको जो यूज करते हैं। और सेकेंडली हम सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी को कम करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोपेनोलोल जो है वो उसको एडअप करते हैं और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है। बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, और ये क्या करेगा हमारे पास उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म जो है दैट विल कुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, उसके अलावा इनहिबिशन हो सकती है थायराइड हार्मोन की सेंसेस की। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट ड्रग्स यूज करते हैं, और उसके अलावा हम यूटिलाइज कर सकते हैं आयोडाइड को यूज कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या करता है इनहिबिट करता है किसकी? आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन की। ठीक है, जब टायरोसिन की आयोडीनेशन नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा कि डेफिनेटली हमारे पास जब आयोडीनेशन नहीं होगी तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ T3 और T4 नहीं होगी।
और इसको हम कहते हैं एक्यूट वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। और अगर हम आयोडाइड यूज करते हैं तो ये इफेक्ट जो है ज्यादा टाइम बिंग रहता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। यानी जो आयोडाइड जो हमारे पास इनिबिशन काज कर रहा है, टायरोसिन की आयोडिनेशन की इनिबिशन काज कर रहा है, वो परसिस्ट करती है फॉर फ्यू डेज और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अब इसमें हमारे पास सबसे अहम चीज क्या होगी कि हमारे पास आयोडाइड जो है वो इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स को फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि वो एक एपिथेलियल लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ द कोलमनर सेल्स, और उसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो तब हमारे पास क्या बनता है T4 और T3 की फॉर्मेशन होती है। तो जब हम आयोडाइड यूज कर रहे हैं तो आयोडाइड क्या कर रही है, इनहिबिशन काज कर रही है थायराइड हार्मोन की रिलीज को। T3 और T4 जो है उनकी थायरोग्लोबुलिन्स जो रिलीज है उसको ब्लॉक कर रही है, लेकिन उसका मैकेनिज्म अभी तक क्लियरिफाइड नहीं। तो nowadays iodide is used rarely as a sole therapy, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है फॉर फ्यू डे परसिस्ट करता है तो हम इसको यूटिलाइज नहीं करते। ओके जी, उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसको हम यूज करते हैं फैटोटॉक्सिकोसिस के लिए, थायरोटॉक्सिकोसिस के थायराइड स्टॉर्म पे यूज करते हैं प्रायर टू सर्जरी से पहले यूटिलाइज कर सकते हैं, या हम इसको करते हैं डिक्रीज करते हैं वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को। आयोडाइड जो है वो यूजफुल नहीं है लॉन्ग टर्म थेरापी के लिए, क्योंकि ये थायराइड सीज करता है रिस्पॉन्ड करना ड्रग को आफ्टर फ्यू वीक्स। वो लास्ट स्लाइड में यही बात हुई है। और आयोडाइड इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, माइनर हो सकते हैं, सोर माउथ हो सकता है, थ्रोट हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है टंग की या लेरिंग्स की, रैशेज हो सकते हैं, अल्सरेशन हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, और मेटालिक टेस्ट हो सकता है। ओके जी, क्लियर है जी? हमारे पास आयोडाइड क्या है ना? क्या बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी। सर ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास आयोडाइड के हैं। आयोडाइड क्या, आयोडाइड की बात कर रहे हैं, और तो कोई बात की नहीं हमने, ये सारी आयोडाइड की बात कर रहे हैं कम्प्लीटली। ये तीनों स्लाइड्स में आयोडाइड की बात हुई है जी। एनी क्वेश्चन, कोई बात कंफ्यूजिंग हो? नो सर। चलिए जी, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अबाउट द लेक्चर 7। आज के लिए इतना काफी है, क्विज भी है आज। क्विज रिवाइज करने में क्या हो गया, थक गए आज? सर जी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दीजिएगा। क्विज याद कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें, एक दो बातें उसकी डिस्कस कर लेते हैं। सर हम कल स्टार्ट कर लेंगे ना? कल स्टार्ट करना, चले कल स्टार्ट कर लेते। भले ये सिंपल सा है, डायबिटीज के बारे में बात करनी है हमने। और डायबिटीज का डेफिनेटली आपको पता ही है कि वो नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे जो हमारी पॉपुलेशन है डेट इज डायबिटिक, और कुछ उसमें बाय बर्थ डायबिटिक होते हैं, और कुछ जो है आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम जो है वो डायबिटीज काज होती है। कहते हैं डायबिटीज 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, ठीक है। एक बाय बर्थ होती है जो बच्चों में भी है, और उनको भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा सिस्टम है कि आफ्टर सम टाइम पीरियड जो है वो एक्वायर हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसमें बीटा सेल जो है दोज आर इन्वॉल्व। और जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है विच आर प्रेजेंट इन द, कहाँ होते हैं बीटा सेल्स? बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, पता है किसी को? पैंक्रियाज में होते हैं, और वहां क्या करते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जो है ना डायबिटीज काज हो जाती है, ठीक है। तो फिर डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए
कोशिश करते हैं पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाए, और अगर वो मेडिसिन से भी ट्रीटेबल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करते हैं। अगर तो डायबिटीज को बाय द प्रॉपर वे इसको कंट्रोल कर लें, कंट्रोल इस सेंस में कर लें कि हम इसको जो हम क्या उसे कहते हैं, जो मेडिसिन हम यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपरली, उनसे पहले अगर हम उसको बाई चेंजिंग आवर क्या उसे कहते हैं जो लाइफस्टाइल है उसको हम चेंज कर लें, यानी प्रॉपर एक्सरसाइज हो और फूड इनटेक नॉर्मल हो जो कि बड़ी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो फिर डायबिटिक होने के चांसेस कम से कम होते हैं। जी ओके जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर जी क्विज में 3-4 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा, कनेक्टिविटी इशू हो जाता है। क्या कर दूं 3-4 मिनट्स ना एक्स्ट्रा दीजिएगा सर जी, कनेक्टिविटी इशू हो जाता है, एलएमएस स्टॉप भी हो जाता है अक्सर। चलें, लेकिन ये मुझे ये डाउट है कि बच्चे नकल ना करने, बस सर नहीं करते सर जी, जिन्होंने करनी है ना बच्चों को अपनी पीरियड में भी कर लेनी है। बच्चों को अपनी अपनी पड़ी होती है। हाँ सर, लोडिंग में टाइम लगता है। चलें चलें ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मैं आपको टाइम जो इसमें कर दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, फिर अब मुझे कोई बच्चा अटेंडेंस सेंड करे आज के लेक्चर की। सर जो क्विज है वो सेंड कर देती हूँ। क्या कह रही हैं अक्सा आप, मुझे समझ नहीं आपकी। सर मैं कह रही हूँ कि जो क्विज है वो सिनेरियो बेस्ड है या फिर जो सिंपल है वो वैसे क्विज है? बस आप समझिए कि एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है और सिनेरियो बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। आप तैयारी रखें, लेक्चर तो इतने हैं ही नहीं, थोड़े से तो लेक्चर है, ठीक है सर मैं लेकिन ड्रग इसमें बहुत ज्यादा है 3rd और 4 में। तो अब क्या करें, ड्रग कम कर दें उनमें? नहीं सर, वो तुमने करनी ही नहीं। चलिए कोई नहीं, खैर अभी तो सिलेबस ही बहुत कम है, क्विज का तो सिलेबस ही कुछ नहीं है। सर हमारे क्विज की वेटेज कितनी है? 5%। ओके सर, थैंक यू। सर बच्चों से बोले खामोश हो जाए, मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ, फिर वो आगे पीछे हो जाते हैं। जी जी बच्चे आप खामोश हो जाएं, इकरा जो अटेंडेंस ले रही है। सर ले लिए। ओके जी, ओके जी बच्चे, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो, कोई कंफ्यूजन हो? जी बच्चे ओके है? यस सर। चलें ठीक है जी, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अबाउट 6 o'clock मेरी पूरी कोशिश स्टार्ट हो जाएगा, तो माइट बी पॉसिबल कोई अगर हाफ एन आवर लेट भी होता है तो कोई इशू नहीं ऐसा, ठीक है। पॉसिबल ऐसा मसला बनता है, मुझे कोई इशू बनता है कनेक्टिविटी का, तो इट माइट टेक 6:30 और 7 हो सकते हैं। मेरी कोशिश पूरी है कि 6 तक हो जाए, ठीक है। सर जी जी बोले। सर मुझे ना आपकी मेल्स नहीं आती, आपने क्विज के बारे में बताया था तो मुझे मेल नहीं आई थी। तो किसको मेल नहीं आई, नाम बोले। मायरा गिलानी। मायरा आप सर कब मुझे सर आप, मुझे भी नहीं आती और मैंने आपको मेल्स भी किए हैं। आपने मेरा ख्याल है ज्वाइन लेट किया, फिर ऐसा कुछ होगा। ये सर सेक्शन चेंज किया था और उसके बाद मेल भी नहीं आती और मैंने आपको मेल भी की हुई है। चलो जी, आप मुझे दोबारा ईमेल्स करें, मैं इसको करता हूँ, अपडेट करता हूँ अपने लिस्ट को, ठीक है। एक्चुअली ये है कि हम 2 दफा 3 दफा करके ना फिर बार बार लिस्ट को अपडेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप तो लेट आ रहे हैं ना, हमारे नॉलेज में तो नहीं होगा ना कि आप लोग कब आए, ठीक है। नहीं सर, स्टार्टिंग में मैंने ड्रॉप करके आपका ऐड कर लिया था। अच्छा चले, कोई इशू नहीं। आप मुझे ना ये ईमेल करें आज जिन जिन बच्चों का, और सेक्शन मेंशन करें अपना,
और मेंशन करेंगे जी हमारा जो है हमें ईमेल नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह वो कर देता हूँ। ओके सर, थैंक ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।